गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सतीश कांडपाल आज आप लोगों के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी के बारे में। टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी के बारे में देखिए, टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी हमारा, जब हम एससीआर को अगर डिटेल में स्टडी करें और ये देखने की कोशिश करें कि एससीआर एक्चुअल में बना किस तरीके से था, ठीक है। साथ में हम ये स्टडी करना चाहें कि अगर हम गेट करंट में वेरिएशन करते हैं तो हमारा एनोड करंट किस प्रकार वेरी करता है, ठीक है। तो हमारा जो टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी है बेसिकली हमें दो चीज़ें बताता है। पहली चीज़ कि हमारा जो एक एचसीआर है किस तरीके से फॉर्मेट किया गया था, ठीक है। P1 N1 P2 N2, ठीक है। साथ में ये एससीआर में जो हम गेट करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हमारा एनोड, कैथोड एंड गेट है। तो जब हम गेट करंट अप्लाई करते हैं तो हमारा एनोड करंट वेरी करता है। तो हमारा जो टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी है वो ये बताने वाला है यहाँ पे कि किस तरीके से ये वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारा जो फिगर है ये हमारा एससीआर का लेयर डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए, टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी एससीआर को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट आउट कर देते हैं, दो पार्ट्स में काट देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो पहला पार्ट क्या बनेगा हमारा P1 N1 और यहाँ से P2 निकल के आएगा, ठीक है। और इसी में क्या होगा, जो हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला है वो हमारा रहेगा, क्योंकि हमने इसको दो पार्ट्स में काटा है तो इनके N1 का आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर रहने वाला है। ऐसे ही P2 का हमारा आधा पार्ट एक पॉइंट पे, दूसरा और आधा पार्ट दूसरे पॉइंट पे रहने वाला है। और ये हमारा N2 है, ठीक है। ये हमारा कैथोड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा गेट पॉइंट है, ये हमारा एनोड पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे जब हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि ये किस तरीके से दिख गया। हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर है एक, ठीक है। ये हमारा क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये दो पार्ट टाइप का ट्रांजिस्टर के फॉर्मेट में हमें दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पीएनपी और एनपीएन जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो होते किस तरीके से हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले पीएनपी की, तो पीएनपी में आपको जो ट्रांजिस्टर दिखने वाला है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा एमिटर पॉइंट है, ये मेरा कलेक्टर पॉइंट रहेगा और ये मेरा बेस पॉइंट रहेगा। तो एनपीएन में अगर मैं बात करूँ तो एनपीएन में हमेशा जो मेरा एरोहेड होता है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, ठीक है। मेरे एरोहेड की डायरेक्शन इनवर्ड रहती है। और अभी इसको अगर मैं इस पीएनपी P1 N1 P2 से रिलेट करूं तो मुझे यहाँ पे P1 मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे P2 मिलने वाला है और ये मेरा N1 है, ठीक है। इसको मैंने रिलेट कर दिया है। ये मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे एनपीएन बनाऊं तो एनपीएन देखेंगे आप, ये मेरा एनपीएन है, ठीक है। एनपीएन में जो मेरे एरोहेड की डायरेक्शन से होती है, ठीक है, मेरे इस एरोहेड की जो डायरेक्शन रहती है वो जंक्शन से बाहर की ओर होती है, ठीक है, जंक्शन से बाहर की ओर रहती है। अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रिलेट कराऊँ तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर से क्या था, हमारा कैथोड, जो हमारा कैथोड का जो करंट रहता है वो बाहर की ओर आता है, यानी कि ये मेरा हो गया N2, ठीक है। ये मेरा हो गया P2 यानी कि मेरा बेस, ये मेरा एमीटर, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा वो बन गया कलेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, इसी में हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। इसी को हम रिलेट करने वाले हैं अपने टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी के साथ। तो देखिए किस तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। यहाँ पे मेरा था एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पहले मैंने बना लिया एक पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर, ठीक है। और उसके बाद मेरा एक था एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर, तो मैंने फिर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये मेरा P1 था, ठीक है, ये मेरा N1 था और ये मेरा
P2 पॉइंट था, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं यहीं पे देखूं तो मेरा ये P2 पॉइंट था, ये मेरा N1 पॉइंट था और ये मेरा N2 पॉइंट था, क्लियर है। अब मैं इनको अगर मिला दूं, क्योंकि ये इंटरनली मिले हुए थे, तो मैंने क्या करना है, इसको सिंपली मैंने यहाँ पर से इसको इंटरनली इस तरीके से मिला दिया है, ठीक है। इसको जब मैं मिलाऊंगा और साथ में आप देखेंगे जो P2 है, P2 से मेरा गेट कनेक्टेड था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने P2 से गेट पॉइंट को भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और P1 से कौन कनेक्टेड है, मेरा एनोड कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे एक एनोड दिखाया और एनोड करंट शो करा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा कैथोड करंट था, तो मैंने यहाँ पे कैथोड बनाया और कैथोड करंट मैंने यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। ये मेरा कैथोड पॉइंट है, क्लियर। यहाँ पे अगर मैं एरोहेड की डायरेक्शन दिखाऊंगा तो डाउनवर्ड है और यहाँ पे मेरा है इनवर्ड, ठीक है। एक में आउटर है और एक में इनर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके जो मेरा ट्रांजिस्टर है, इसको मैं अगर T1 नाम दूं और इसको मैं नाम देता हूँ T2, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर मेरे T1 और T2, और साथ में मैं इसके अगर एमीटर, बेस और कलेक्टर को यहाँ पे करंट को शो कराना चाहूँ तो देखिए, ये मेरा एमीटर पॉइंट था, तो मैं मेरा जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा वो मेरा एमीटर फर्स्ट करंट, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिस्टर इसलिए मैंने IE1 ले लिया है, ठीक है। ये मेरा N1 था, N1 मेरा बेस करंट, यहाँ पे मेरा बेस था, तो मैंने इसको नाम दिया कि यहाँ पे जो करंट रहेगा वो मेरा IB1 रहने वाला है, क्योंकि 1 मेरा ट्रांजिस्टर के लिए है, ठीक है। IB मेरा बेस करंट है। साथ में जो मेरा ये पॉइंट था, ये मेरा कलेक्टर पॉइंट था, मैंने इसका नाम दिया IC1, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी तरीके से मैं इस सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए करंट की डायरेक्शन दिखाऊं तो देखिए, ये मेरा रहेगा IE2, ठीक है, क्योंकि ये एम का एमीटर टर्मिनल था, तो यहाँ पे एमीटर करंट ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। साथ में अगर मैं इस ट्रांजिस्टर की बात करूं तो यहाँ पे आपको करंट मिलने वाला है IC2, क्योंकि ये हमारा कलेक्टर करंट था, ठीक है। साथ में अगर मैं इस ट्रांजिस्टर के लिए शो कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एक करंट आने वाला है जो मेरा IB1 होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे शो कराने वाला हूँ, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, इस पॉइंट में देखिएगा, यहाँ पे आपका एनोड करंट, जो आपका एनोड करंट है वो किसके बराबर है, आपका IE1 के बराबर है, यानी कि मैं इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद इस पॉइंट के बाद आप इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे ट्रांजिस्टर नंबर 2 में, तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो कैथोड करंट है वही आपका क्या है, एमीटर 2 करंट है। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई है, ठीक। उसके बाद देखिए, अगर मैं इस पाथ की बात करूँ, ठीक है, तो इस पाथ में आपको दिखाई देगा कि अगर मेरा जो बेस करंट 1 है वो किसके बराबर है, IC2 के बराबर है, यानी कि यहीं से मेरी क्या मिल गई, इक्वेशन 3 मिल गई है, ठीक है। और साथ में अगर मैं इस पाथ की बात करूं, देखिए इस पाथ में अगर मैं गेट करंट को भी इंक्लूड ना करूं, मैं केवल अभी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ SCR के, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आपका बेस करंट 2 है, मेरा बेस करंट 2 है, ये किसके बराबर है, मेरा IC1 के बराबर है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई मेरे लिए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अगर मैं इन सारी चीज़ों को देख चुका हूँ तो मैं यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपस में एक दूसरे के इक्वलेंट हैं, बराबर हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, किसी भी एक ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पर से लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने माना, ठीक है, कि मैं ट्रांजिस्टर 1 पे मैंने ट्रांजिस्टर 1 बनाया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल था, मैंने ट्रांजिस्टर 1 बनाने वाला हूँ। और इस ट्रांजिस्टर 1 में जो मेरी करंट की जो डायरेक्शंस थी मैंने एज इट इज ले ली हैं, IE1, ठीक है, IC मेरी डाउनवर्ड है और IB मेरी ये है। तो अगर मैं इस ट्रांजिस्टर नंबर 1 पे KCL लगाऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखिए KCL क्या कहता है, किसी जंक्शन पे आने वाले करंट और उस जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट का अलजेब्रिक सम बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंदर की ओर कौन सा करंट आ रहा है, मेरा यहाँ पे आ रहा है IE1, ठीक है। तो IE1 किसके बराबर हो जाएगा, मेरे इस जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट के बराबर, तो IB के बराबर प्लस IC के बराबर, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को एज ए जंक्शन कंसिडर करूं तो इस जंक्शन में आप देखेंगे कि एक करंट क्या हो रहा है, IE आ रहा है, ठीक है। और इस जंक्शन से देखिए दो करंट आपके बाहर की ओर जा रहे हैं, पहला IB और दूसरा कहाँ जा रहा है, IC जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा IB है वो
और प्लस आई सी है वो किसके बराबर है मेरा, आई ई के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसी चीज़ को अपने इक्वेशंस में ले लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे से क्या लिखता हूँ, ट्रांजिस्टर 1 से मुझे एक इक्वेशन मिलने वाली है और इक्वेशन क्या है मेरी, आई ई। ट्रांजिस्टर 1 से जो इक्वेशन आई उसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आई ई 1 बराबर आई बी 1 प्लस आई सी 1। और अभी हमने एक स्टडी की थी जहाँ पे हमने देखा था कि आई बी 1 किसके बराबर है, आई सी 2 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई सी 2 प्लस आई सी 1 बराबर आई ई 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे आई सी 1 और आई सी 2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको किस तरीके से निकालते हैं, अगर मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर की अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं, अगर ये ट्रांजिस्टर मेरा एक्टिव रीजन पे है, ठीक है, किस रीजन पे काम कर रहा है, एक्टिव रीजन पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के जंक्शन होंगे। पहला जंक्शन मेरा रहने वाला है फॉरवर्ड बायस पे और जंक्शन 2 मेरा रहने वाला है रिवर्स बायस पे। और जंक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर एक कॉमन बेस टाइप है, ठीक है, कॉमन बेस टाइप है, तो यहाँ पर से मुझे मिलने वाला है कि अल्फा बराबर यानी कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बराबर आई सी अपॉन आई ई, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ से मिलने वाला है, दूसरा देखिए क्या मिलता है, मुझे एक लीकेज करंट मिलने वाला है। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखिए यहाँ से मैं सिंपली लिखता हूँ कि आई सी बराबर अल्फा टाइम्स ऑफ आई ई प्लस आई सी बी ओ। क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे ट्रांजिस्टर से ये इक्वेशन मुझे मिलने वाली है और वो इक्वेशन क्या है मेरी, आई सी बराबर अल्फा टाइम्स ऑफ आई ई प्लस आई सी बी ओ। तो अगर मैं यहीं पे इसी में अपने ट्रांजिस्टर 1 के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ट्रांजिस्टर 1 जो है इसी इक्वेशंस को मैं लिखूँ तो मुझे क्या लिखता हूँ मैं, आई सी 1 बराबर अल्फा 1 आई ई 1 प्लस आई सी बी ओ 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर 2 के लिए, ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिस्टर 2 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखता हूँ इसको, आई सी 2 बराबर अल्फा 2 आई ई 2 प्लस आई सी बी ओ 2। क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे यहाँ से देखिए दो इक्वेशंस मिल गई, यानी कि आई सी 1 और आई सी 2 की वैल्यू मिल गई, आई सी 1 और आई सी 2 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई ई बराबर मेरा क्या था, आई सी 1 प्लस आई सी 2 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई ई की वैल्यू पुट करी। आई ई की वैल्यू क्या है, देखिए पहले वाले के लिए मेरे यहाँ पे इसकी वैल्यू थी आई ई 1 प्लस आई सी बी ओ 1 प्लस आई ई 2 प्लस आई सी बी ओ 2। ये मेरी इक्वेशन बनी, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा ये क्या है, आई ई 1 है, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे इक्वेशंस स्टडी की थी, देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे जब हमने इक्वेशन स्टडी की थी तो आई ई 1 की वैल्यू क्या थी, एनोड करंट के बराबर थी, ठीक है। और साथ में मेरी जो आई ई 2 है वो किसके बराबर है, कैथोड करंट के बराबर है, ठीक है। तो यहीं से मैं अपने अगर इक्वेशंस की वैल्यू पुट अप करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं यहीं से अपनी इक्वेशंस की वैल्यू पुट अप करूँ तो मुझे यहाँ मिलने वाला है एनोड करंट बराबर अल्फा 1 टाइम्स ऑफ एनोड करंट प्लस आई सी बी ओ 1 प्लस अल्फा 2 आई के प्लस आई सी बी ओ 2, क्योंकि आई ई 2 की वैल्यू किसके बराबर है, कैथोड के बराबर है, और आई ई 1 की वैल्यू किसके बराबर है, एनोड करंट के बराबर है, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या किया, हमने एक एस सी आर लिया, ठीक है, ये एस सी आर का एक ब्लैक बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, एनोड करंट किस ओर जाता था हमारा, अंदर की ओर जा रहा था। कैथोड जो अगर हम गेट करंट की बात करें तो गेट करंट कहाँ की ओर जा रहा है, अंदर की साइड जाता है। और कैथोड करंट कहाँ से निकलता है, बाहर की ओर आता है एस सी आर से। तो अगर मैं इस एस सी आर में, जो मेरा ये एस सी आर है, इसी एस सी आर में मैंने क्या किया, ठीक है, इस एस सी आर में अगर मैं के सी एल लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, कैथोड करंट बराबर एनोड करंट प्लस गेट करंट मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने देखिए इस कैथोड की वैल्यू, मतलब जो आई के है मेरा, आई के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया है। तो मुझे देखिए क्या मिलने वाला है,
आई ए बराबर अल्फ़ा 1 टाइम्स आई ए प्लस आई सी बी ओ 1 प्लस अल्फ़ा 2 आई ए प्लस आई जी प्लस आई सी बी ओ 2। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये इक्वेशन मिलने वाली है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो मुझे मिलने वाला है अल्फ़ा 1 आई ए प्लस आई सी बी ओ 1 प्लस अल्फ़ा 2 आई ए प्लस अल्फ़ा 2 आई जी प्लस आई सी बी ओ 2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे भी आई ए, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई ए है। तो अगर मैं इन सबको एक ही साइड ले लूँ तो मुझे फाइनल क्या मिलने वाला है, आई ए बराबर 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या रह जाएगा, मेरा आई सी बी ओ 1 प्लस आई सी बी ओ 2 प्लस अल्फ़ा 2 टाइम्स ऑफ आई जी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, इक्वेशंस आई जी मिल गए हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं अपना एनोड करंट निकालूँ तो एनोड करंट क्या निकल के आने वाला है, देखिए आई सी बी ओ 1 प्लस आई सी बी ओ 2 प्लस अल्फ़ा 2 टाइम्स ऑफ आई जी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, देखिए 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी से फाइनली मुझे एक इक्वेशन मिल गई है जिसमें मेरी क्या है, एनोड करंट की एक वैल्यू मुझे सामने निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, उससे पहले देखिए मेरा जो ये लीकेज करंट है आई सी बी ओ 1 और आई सी बी ओ 2, क्योंकि ट्रांजिस्टर में रिवर्स बायसिंग केस में एक लीकेज करंट है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को निग्लेजिबल मान के या निग्लेजिबल स्मॉल मान के इसको एलिमिनेट भी कर दें तो फाइनल मेरी इक्वेशंस क्या मिलने वाली है मुझे, देखिए आई ए बराबर अल्फ़ा 2 टाइम्स ऑफ आई जी 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। तो यहाँ से मुझे क्या मिली फाइनल इक्वेशंस, आई ए बराबर अल्फ़ा 2 आई जी 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 मिल गई है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें 2 कंडीशन लग सकती हैं। देखिए पहली कंडीशन लग सकती है कि अगर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बराबर 1 के इक्वल रहा तो आप देखेंगे कि अगर आई ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये अल्फ़ा 2 आई जी 1 माइनस 1, इट मीन्स अगर जो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें अगर वैल्यू क्या हो जाए मेरी 0 हो गई, ठीक है 1 माइनस 1 0 हो गई, तो मुझे फाइनल क्या मिलने वाला है, आई ए इन्फिनिटी। इट मीन्स अगर मैं सप्लाई को ऑन करूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि t टाइम्स 2 0 पे जैसे मैंने क्या किया, सप्लाई को ऑन किया। ठीक है, सप्लाई को ऑन करते ही क्या होने वाला है, एकाएक आपका जो SCR है, SCR क्विकली क्या होगा, ऑन हो जाएगा, यानी कि अब हमें गेट करंट की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब हमने स्विच को ऑन किया, ऑन करते क्या है, SCR ऑन होने वाला है। पर यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 मेरा डिपेंड करता है मेरे SCR की डोपिंग पे। ठीक है, यानी कि जितना नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो आपके ट्रांजिस्टर 1 की है उतनी ही क्या होनी चाहिए आपके सेकंड ट्रांजिस्टर की है। तो हम कभी भी 2 ट्रांजिस्टर में सेम टाइप के डोपिंग प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते कि हम अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू जो है वो 1 के इक्विवेलेंट कर दें। तो अब देखिए हमारे पास पहली कंडीशन थी जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी कंडीशंस में, तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया दूसरी कंडीशंस की यहाँ पे अल्फ़ा 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे गेट करंट के। तो यहाँ पर से मैं कह सकता हूँ कि जो गेट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एनोड करंट पे, यानी कि अगर मैं गेट करंट को वेरी कराऊँ, बढ़ाऊँ, तो मेरा एनोड करंट भी बढ़ने वाला है। इसी कारण क्या होता है, जब हम गेट ट्रिगरिंग प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिस्टर को, ठीक है, जब हम गेट ट्रिगरिंग प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा एनोड करंट इंक्रीज करता है और हमारा SCR जो होता है वो फॉरवर्ड कंडीशंस पे आ जाता है, कंडक्शन स्टेट पे आ जाता है और SCR कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था हमारा 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी। ठीक है, इसमें अगर किसी भी इक्वेशंस में या कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल मेथड ऑफ SCR के बारे में। ठीक है, थैंक यू।